हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी? जैसे कि हमने फिज़िक्स में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि जो न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट लॉज। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक मूविंग कंडीशन में है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया तो वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहेगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है एंड अगेन हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो वो रिमेन्स रेस्ट पोजीशन में रहेगा। तो इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अगर वो मोशन में है तो कॉन्टिन्यूसली मोशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो कॉन्टिन्यूसली रेस्ट में रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जो भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। एंड न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाते हैं, जितना एक्शन करते हैं, उसके इक्वल एंड अपोजिट हमें रिएक्शन मिलती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूटन्स के लॉ थे जिन्होंने कंप्लीट मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर दिया था। जितने भी यूनिवर्स में फिनोमिनन थे सभी को एक्सप्लेन किया था। लेकिन जब बात आई हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स की, जब हम एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर जब इन लॉज को अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल रिजल्ट्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस आता है। एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए देखा गया कि न्यूटन्स के लॉ हैं वो सफिशिएंट नहीं है उनको डिफ़ाइन करने के लिए, जो कि ऑलरेडी सफिशिएंट थे। अभी तक जो हमारे पास जितने भी जो हमारे पास इवेंट्स हो रहे हैं उन सभी इवेंट्स को डिफ़ाइन कर पा रहे थे और उसमें हम बिल्कुल सिंपल एजम्पशंस कर रहे थे अबाउट स्पेस, मास एंड टाइम। बट आइंस्टाइन ने फाइंड आउट किया कि अगर न्यूटन्स लॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जब हम जा रहे हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स पे जा रहे हैं, वहाँ पे वैलिड नहीं है, तो इसका मतलब इनमें कुछ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी और उसी से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी पिक्चर में आई। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने से पहले सबसे पहले हमें इन बेसिक टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इन बेसिक टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हम कहते हैं पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है? ए पार्टिकल इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर हैविंग फिजिकली नो लीनियर डायमेंशन। यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि एक पार्टिकल हमने लिया तो उस पार्टिकल की हमारी कोई फिजिकल लीनियर डायमेंशन नहीं होगी, बट इसकी सिर्फ एक पोजीशन हम स्पेस में डिफाइन करेंगे क्योंकि हमारा पार्टिकल है वो इस पोजीशन पे स्पेस में लाई कर रहा है। एंड इस पार्टिकल में अगर हमें क्वांटिटी को मेजर करना है, सो इन दैट केस द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ द मैटर बीइंग द मास ऑफ पार्टिकल, कि जो पार्टिकल है उसकी अगर हमें क्वांटिटी मेजर करनी है तो उसकी मास की फॉर्म में हम क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। देयर इज़ नो फिजिकल डायमेंशन फॉर दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल हैज़ ओनली पोजीशन इन द स्पेस। सो इस टर्म में हम पार्टिकल को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज इवेंट। व्हाट इज इवेंट? A simple or complicated occurrence taking place in space at a given time. स्पेस में कोई भी सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड कुछ अकरेंस होती है, लाइक फ्रूट है वो आपका पेड़ से टूट के जमीन पे गिरता है, या फिर स्काई में लाइटनिंग होती है। ये सभी जो इवेंट्स हो रहे हैं ये इवेंट्स क्या हैं? सिंपल या फिर कॉम्प्लिकेटेड अकरेंस हैं। तो इनको हम इवेंट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? ए पर्सन और एन एक्सपेरिमेंट मीन टू मेजर और ऑब्जर्व द इवेंट, कि जो इवेंट हो रहे हैं उन इवेंट्स को या तो कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है या फिर हम किसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उन इवेंट्स को। देन इन दैट केस आपका जो पर्सन है या फिर एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, दीज आर ऑब्जर्वर फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। द नेक्स्ट टर्म इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. This term is very important for this theory of relativity. What is frame of reference? A system of coordinate axis which is set up to make quantitative measurement of the event occurring in the space. कि आप कोई एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम लोगे जिसमें कि अगर आपके पास कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो इस इवेंट का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम। तो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम होगा दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें कि आप किसी इवेंट का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो। तो दिस इज
फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको कि हम फर्स्ट न्यूटन्स लॉ कहते हैं, एंड अदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स होल्ड्स गुड, कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन्स के लॉ आपके वैलिड हैं, तो वो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। अब इसको अगर थोड़ा सा और मैं एलोबरेट करूं तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम कहेंगे कि मोशन में है, और वो मोशन में है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो रिमेन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, क्योंकि हमने कहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इफ़ ए बॉडी इज़ इन मूविंग स्टेट और इट इज़ इन रेस्ट, वो बॉडी आपकी रिमेन सेम स्टेट में बनी रहेगी जब तक उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। तो इसका मतलब जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेगा एंड अदर न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी यहाँ पे आपके वैलिड होंगे, उस केस में इसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीन्स when your Newton's law does not applicable in this frame of reference. In this case, this frame of reference is called as non-inertial frame of reference. So the frame relative to which a body not acted upon by an external force is accelerated. कि अगर आप कहते हैं कि कोई बॉडी है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा, स्टिल दैट बॉडी इज एक्सेलरेटेड, उसके पास कुछ फाइनाइट एक्सेलरेशन है, इन दैट केस वी कैन से inertial Newton's law of inertia is not applicable in this frame of reference, and this frame is non-inertial frame of reference. So in non-inertial frame of references, the Newton's law are not valid. So these are two type of frame of reference, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. उसके बाद आता है हमारा variant quantities. Variant quantities means the quantities whose value changes with the change of reference frame. कि अगर हमने कहा कि मेरे इस reference frame में अगर कोई quantity like mass अगर यहाँ पे m1 है and second frame of reference में इस mass की value m2 हो जाती है, in that case this mass is a variant quantity. एंड सच ए क्वांटिटी इज देयरफॉर नॉट एब्सोल्यूट। तो जो क्वांटिटी आपकी रेफरेंस फ्रेम के साथ साथ चेंज हो रही है, इन दैट केस हम उस क्वांटिटी को एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनवेरिएंट क्वांटिटी की बात करो तो इनवेरिएंट क्वांटिटी क्या है? दैट क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ रेफरेंस फ्रेम। कि अगर कोई क्वांटिटी आपके इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ वैल्यू रखी हुए है, लाइक यहाँ पे कहती हूँ मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो जिसकी लाइट की वेलोसिटी हमारे पास c होती है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट की वेलोसिटी c है, एंड एस प्राइम जो सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस था उसमें भी लाइट की वेलोसिटी c है। इन दैट केस जो लाइट की वेलोसिटी है दैट इज इनवेरिएंट क्वांटिटी, और हम कहेंगे वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। और अगर हम कंप्लीट अपने यूनिवर्स में बात करें तो हमारे पास ओनली वेलोसिटी ऑफ लाइट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि इनवेरिएंट है, ऑल अदर क्वांटिटीज आर वेरिएंट क्वांटिटीज। सो दीज आर फ्यू डेफिनेशन यू मस्ट नो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर। सो आई थिंक आपको अब ये क्लियर हुआ होगा कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, वेरिएंट इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, या फिर हमारे पर्टिकुलर इवेंट्स, ऑब्जर्वर या पार्टिकल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।